28 फरवरी 2026 की सुबह से शुरू हुआ महाविनाश अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से कोई वापसी का रास्ता बचता है नहीं। बारूद की महक अब कूटनीति के कमरों तक पहुंच चुकी है। आज वॉशिंगटन से एक गूंज ने तेहरान की दीवारों को हिलाकर रख दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि ईरान से अब कोई डील नहीं होगी। अगर ईरान को वजूद बचाना है तो बिना शर्त सुपर पावर के आगे सरेंडर करना होगा, वरना जंग का क्या चलती रहेगी। और इसका ट्रेलर आज फिर तेहरान में दिखा। अमेरिका इजराइल ने तेहरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, पलटवार ईरान ने भी किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के गुरूर यानी मिलिट्री बेस पर ईरान ने भयंकर बम बरसाए। लॉन्ग वॉर मोड में आए अमेरिका इजराइल को ईरान ने तगड़ा सरप्राइज दिया। हालांकि अमेरिका को पहले दिन से उम्मीद थी कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा अब यह महायुद्ध फेज 2 में प्रवेश कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि संघर्ष अब लंबा और ज्यादा खौफनाक खिंचने वाला है। इजराइल ने जंग के फेज 2 का ऐलान कर दिया है और जल्द ही अमेरिका और ईरान भी युद्ध के फेज 2 में जाने की घोषणा करेंगे। तेहरान की जमीन थर्राने वाली है। अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान में बम भूकंप आने वाला है। 28 फरवरी से अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बारूद का गोदाम न खोला गया हो। इजराइल पूरी ताकत से लड़ रहा है। अमेरिका भी करोड़ों अरबों की मिसाइलें दाग रहा है, बॉम्बर्स उड़ा रहा है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं। इसीलिए ट्रंप अब कह रहे हैं युद्ध खत्म करने की घड़ी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि विनाश के प्रमाण दिखने लगे हैं। यकीनन व्हाइट हाउस में ट्रंप को हर घंटे युद्ध का अपडेट मिल रहा होगा। ट्रंप को बताया जा रहा होगा कि उनकी फायर पावर के सामने ईरान कमजोर होता जा रहा है। ईरान डिफेंसलेस है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अमेरिका के इस युद्ध का हिसाब अब उंगलियों पर है। दोनों तरफ से हर दिन करीब 750 मिसाइलें दागी जा रही हैं। हर घंटे करीब 31 हमले हो रहे हैं और हर मिनट कम से कम 2 से 3 बारूदी प्रहार किए जा रहे हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका का अभी तक का वॉर सिस्टम यही कहता है, यानी ईरान हो या इजराइल, मिसाइल अटैक से, ड्रोन अटैक से जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it, but 47 years of horror with this group. And यानी एक बात क्लियर है कि अब ट्रंप भी ईरान से बातचीत के फेवर में नहीं है। वो इस युद्ध का खात्मा चाहते हैं, लेकिन ईरान की ताकत ऐसा होने नहीं दे रही। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के 3 फाइटर जेट खत्म हो चुके हैं। अमेरिका की 800 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें बेकार हो चुकी हैं। हर मिसाइल की कीमत 33 से 34 करोड़ रुपए के आसपास है। तेहरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज अब भी एक्टिव है। अमेरिका हर दिन युद्ध पर करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। शुरुआती 4 दिनों के युद्ध में अमेरिका के 18,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार नष्ट हो चुके हैं।
तो क्या अमेरिका ने ईरान को आंकने में गलती कर दी? क्या ट्रंप के लिए युद्ध लंबा खिंचने लगा है? क्या सुपर पावर की बारूदी ताकत के बाद भी किरकिरी होने लगी है? क्या ट्रंप अब पैनिक मोड में उस बम का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे बारूद का बादशाह कहा जाता है? अगर अमेरिका को ईरान युद्ध को अगले 7 दिन में खत्म करना हो तो वो अपने शॉक एंड अवे यानी सन्न कर देने वाली युद्ध नीति का इस्तेमाल कर सकता है। इस सिद्धांत के तहत अमेरिका ईरान पर दुनिया के सबसे घातक गैर परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। जंग के बढ़ते दायरे के बीच ईरान पर इतिहास में सबसे बड़ा अदृश्य प्रहार हुआ है जिसने ईरान को डिजिटल बेड़ियों में जकड़ दिया है। अमेरिका के साइबर कमांड ने वो डिजिटल बम फोड़ा जिसने पूरे देश को अंधा कर दिया, यानी साइबर वॉरफेयर की शुरुआत। उधर लेबनान में युद्ध का नया मोर्चा खुला। हिजबुल्लाह ने लेबनान के पास गांवों को खाली करने की चेतावनी दी थी क्योंकि इजरायल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के और भीतर घुस रहा है। लेकिन सवाल इससे आगे का है क्योंकि अमेरिका जब फेज 2 में जाएगा तो क्या उसकी रणनीति होगी? क्या वो ईरान पर अपने सबसे भयानक बमों का इस्तेमाल करेगा, हमला करेगा? क्या ट्रंप ने जिस तरह ईरान पर हमले का ऑर्डर दिया, क्या उसी तरह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को भी ईरान पर दागने का ऑर्डर दिया जाएगा? ये वो बम है जिसे अमेरिका ने 2017 में पहली बार आईसिस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आईसिस ने वहां पहाड़ों के अंदर सुरंगों और गुफाओं का एक बड़ा ही जटिल नेटवर्क बना रखा था और इसी को 10,000 किलो वजन वाले बम से उड़ा दिया गया। सवाल है कि क्या ईरान के नेटवर्क इसी बम के रडार पर आएंगे? और खमनेई के बाद अमेरिका ऑपरेशन एएल का क्या है, रिपोर्ट से समझते हैं। अमेरिका के पास ऐसा गोला बारूद है जो तेहरान तो क्या ईरान के कई शहरों को टारगेट कर सकता है। ऐसा बम जो जमीन के ठीक ऊपर फटता है, आसपास की हवा सोख लेता है, दुश्मन को बेरहमी से मारता है। अमेरिका के इस बारूदी महाअस्त्र का नाम है GBU-43/B यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है जिसे बंकर बस्टर का राजा कहा जाता है। इस बम की क्षमता करीब 10,000 किलो है। चूंकि दावा है कि ईरान के कई मिसाइल और न्यूक्लियर साइट्स अब भी ऑपरेशनल है, वहां से मिसाइलें निकल रही हैं, इसलिए अमेरिका इन मिसाइल पावर हाउस को इस बम के जरिए ध्वस्त कर सकता है। हालांकि ये बम जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर फटता है और एक बहुत बड़ी शॉकवेव यानी एयर ब्लास्ट पैदा करता है। 11 टन TNT के बराबर धमाका होता है। ये शॉकवेव जमीन के ऊपर मौजूद किसी भी चीज जैसे सैन्य जमावड़े, सुरंगों के मुहाने, माइनफील्ड्स और बंकर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से धूल में मिला देती है। Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. The president gave us another task, to raise or level Iran's ballistic missile industrial base. So we're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. And so as we transition to the next phase of this operation, we will systemically dismantle Iran's missile production capability for the future, and that's absolutely in progress. मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के अलावा भी अमेरिका के पास एक और बाहुबली है। इस महाविनाशक का नाम है GBU-57 MOP। 13,600 किलो का यह बम दुनिया के किसी भी कोने को खत्म कर सकता है। यह बाहुबली बम पहले 200 फीट मिट्टी या 60 फीट कंक्रीट को चीरते हुए अंदर जाता है, यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को टारगेट कर सकता है। इसे भूकंप लाने वाला बम भी कहा जा सकता है क्योंकि GBU-57 का धमाका रिक्टर स्केल पर छोटे भूकंप वाला कंपन पैदा कर देता है। Our capabilities are overwhelming and gathering still, as are those of our Israeli partners. Our munitions are full up, and our will is ironclad, which means our timeline is ours and ours alone to control. As long as it takes to ensure the United States of America achieves these objectives, and as we flow more forces, and as we flow more capabilities, and as our munitions, as we're flying over the top, have even more devastating effects, we set the tempo, we set the timeline, led by the commander on the ground. अब सवाल है कि ईरान के कौन कौन से शहरों में अब भी मिसाइल सेंटर्स और कहर बरपाने वाला गोला बारूद मौजूद है।
रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान के लोरिस्तान प्रांत के खुर्रमाबाद में कई मिसाइलें मौजूद हैं। मदर ऑफ ऑल बम यहां फटा तो मिसाइल का गेटवे खत्म कर सकता है, फिर मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकेंगे। ईरान के तबरीज में मिसाइलों का दूसरा सबसे बड़ा साइलो बताया जाता है। यहां से लंबी दूरी की मिसाइल दागी जा सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि युद्ध के शुरुआती दिनों में यहां हमला हो चुका है। इसके अलावा किरमानशाह, तेहरान और फारस की खाड़ी के पास हाजीआबाद बेस पर भी महाबम से महाविनाश हो सकता है। सवाल यही है, क्या ट्रंप अपने बाहुबली बम को निकालने का ऑर्डर देने वाले हैं या फिर फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर वाले सिस्टम से ही काम चलाएंगे? अमेरिकी सेना और सुरक्षा बलों के बीच और वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच का सहयोग ऐतिहासिक है। हम ईरान में आतंकी शासन के ठिकानों और लेबनान में आतंकी तत्वों के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। हमारी उपलब्धियां सराहनीय हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और अमेरिका के बीच के सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे। अमेरिका के लिए दिक्कत इस बात की भी है कि वो एक लीडरशिप खत्म करता है तो दूसरी सामने खड़ी दिखाई देती है। कई चेहरे अब भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा चेहरा अली लारिजानी का है। वही अली लारिजानी जो खामनेई के जाने के बाद ईरानी सैन्य पावर के सर्वे सर्वा है। अली लारिजानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के तौर पर कमान संभाली है और वो इस वक्त ईरान की युद्ध नीति के मुख्य सूत्रधार यानी टास्क मास्टर माने जा रहे हैं। पेंटागन के सोर्सेस के हवाले से लारिजानी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी नेतृत्व खत्म करने वाले हमलों की लिस्ट में रखा गया है। अमेरिका का मानना है कि लारिजानी को हटाने से ईरान की युद्ध क्षमता और फैसले लेने की शक्ति कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि नया सुप्रीम लीडर तय करने में ज्यादा समय लगेगा। हमने इस अंतरिम समिति की बैठकें शुरू कर दी हैं। उन्होंने नए सर्वोच्च नेता के चुनाव के लिए 3 या 4 बैठकें की हैं और आने वाले दिनों में ईरान के नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और उनके नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ना तो अमेरिका से और ना ही राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। मैंने कहा है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और ना ही ट्रंप पर भरोसा करेंगे। तो क्या ट्रंप महाबम से पहले लारिजानी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं? क्या लारिजानी अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के बीच की रुकावट है? आगे जो भी हो, इतना जरूर है कि अब अमेरिका एक बार फिर जोर लगाकर हमला करेगा और ईरान उसी स्पीड से वार को बेअसर करने की कोशिश, रिटेलिएशन भी होगा, यानी युद्ध अभी लंबा खिंचेगा। जब नतीजे उम्मीदों से उलट निकलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है और अब बात उस हकीकत की, उस सन्नाटे की जिसकी गूंज तेहरान के बारूद से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। एक तरफ तो हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत आग बरस रही है। अमेरिका और इजराइल मिसाइल ईरान के उन किलों को टारगेट बना रही हैं जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था, लेकिन ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। व्हाइट हाउस के गलियारों तक एक नई बहस छिड़ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अमूमन अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, आज वो प्रेयर करते नजर आए। क्या ये हार का डर है या फिर किसी बड़े आध्यात्मिक बदलाव का संकेत? क्योंकि कभी ना झुकने वाले ट्रंप आज ईसाई धर्मगुरुओं की प्रार्थना सभा में हाथ जोड़े नजर आए। उनके चेहरे पर गजब की शिकन थी, उदासी थी। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान सुपर पावर पर भारी पड़ रहा है? क्या ट्रंप को यह एहसास हो चुका है कि बारूद की जो चिंगारी उन्होंने दिखाई वो ऐसा विस्फोट करने वाली है जो अमेरिका के नजरिए और कल्पना से भी परे थी? आखिर क्या है ट्रंप की इस काल साधना का सच? इसे जानने के लिए वॉशिंगटन से आई ट्रंप की प्रेयर फाइल को कचहरी में आपके लिए पेश करते हैं। I miss my mom and dad. We pray for your continued blessing and favor for the rest of all. महायुद्ध के बीच ट्रंप ने शांति साधना क्यों की? To flood his heart, his mind,
and the Lord will guide him in these challenging times that we're facing today. क्या ईरान से जंग हारे इसलिए ट्रंप प्रार्थना के सहारे? महायुद्ध में प्रेसिडेंट ट्रंप की काल साधना का सच क्या है? कयामत के मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ वॉशिंगटन से हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध, आसमान से ड्रोन और मिसाइलों की शक्ल में आग के गोले बरस रहे हैं। तेहरान की गलियों से लेकर सीरिया और इराक के पहाड़ों तक ईरान की फतेह और खैबर शिकन मिसाइलें आसमान को चीरते हुए सुपर पावर अमेरिका के गुरु यानी उसके मिलिट्री बेसिस पर काल बनकर गिर रही हैं। ईरान की सेना ने कई आक्रामक और रक्षात्मक ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमने ईरान की तरफ से कई ड्रोन दागे और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया। हमने इरबिल पर भी ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ खुर्रमशहर मिसाइल भी दागी। मिसाइल में काफी भारी में वॉरहेड मौजूद था। जब महायुद्ध के 7वें राउंड में ईरान के ड्रोन धमाके वॉशिंगटन के सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती दे रहे थे, ठीक उसी वक्त दुनिया के सुपर लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप बंद कमरे में प्रार्थना में लीन थे। ट्रंप की काल शक्ति और शांति साधना कैसे हुई? ईरान से जंग जीतने के लिए कौन कौन से मंत्र किसने फूके? इसकी एक एक तस्वीर बैटलफील्ड में सुपर पावर के टूटते गुरूर की गवाही बनकर दुनिया के सामने। We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and the Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. तारीख 5 मार्च 2026 वॉशिंगटन में ट्रंप का ओवल ऑफिस। महायुद्ध के बीच ट्रंप के लिए गुप्त साधना। I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. दिन गुरुवार का था। वॉशिंगटन के सबसे ताकतवर कमरे ओवल ऑफिस में गजब का सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें बारूद की गंध नहीं बल्कि मोमबत्तियों की लौ और प्रार्थनाओं की गूंज थी। I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president this. ट्रंप के चारों तरफ ईसाई धर्मगुरु थे। अमेरिका के फेमस इवेंजेलिकल और पादरी ट्रंप के चारों ओर खड़े थे। इनमें टॉम मॉलिन्स और रॉबर्ट जेफरेस जैसे दिग्गज ट्रंप के शांति साधना के सूत्रधार थे। Under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. बंद कमरे में मंत्रोच्चारण चल रहा था। बाइबल की आयतें पढ़ी जा रही थी। पादरियों ने जब ट्रंप के कंधों पर हाथ रखा तो लगा मानो वो इस आधुनिक योद्धा को उस अदृश्य शक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसके बिना दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी अधूरी है। And your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. हैरानी और अचरज ये था जो ट्रंप कभी झुकना नहीं जानते, रुकना नहीं जानते। प्रार्थना टेबल पर दोनों हाथ बांधे, गर्दन झुकाए, हताश, निराश और उदास बैठे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप के चेहरे की वो शिकन और उदासी साफ बता रही थी कि अमेरिका के कमांडर इन चीफ के कंधों पर इस वक्त कितना बोझ है। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your. ट्रंप की प्रार्थना सभा में एक दो नहीं 20 से ज्यादा पोप और पादरी थे जो बार बार ट्रंप के कंधों पर हाथ रखते मानो ढाढ़स बंधाते। जो बारूद सुलगाया उसमें शांति का रास्ता जरूर निकलेगा। I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. लेकिन ट्रंप के चेहरे पर ये उदासी हार की नहीं बल्कि उस प्रलय के ट्रिगर की, उस महाविनाश के एहसास की थी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक ऑर्डर पर शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे आक्रामक लीडर डोनाल्ड ट्रंप की काल साधना में दुनिया को हार की बू इसलिए आने लगी क्योंकि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान पर जॉइंट अटैक किया तो उसके बाद ट्रंप ने धमकियों की छड़ी लगा दी। 28 फरवरी ट्रंप की धमकी नंबर 1। तब ट्रंप ने कहा था 24 घंटे में ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। IRGC गार्ड्स हथियार डाल दें, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहें। ट्रंप की धमकी नंबर 2। हमले के दूसरे दिन ट्रंप का अंदाज और भी सख्त था। ट्रंप ने कहा अब ईरान से बातचीत आसान होगी क्योंकि उनकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है।
ट्रंप की धमकी नंबर 3। ट्रंप के सुर बदले, सुपर पावर ने माना युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक खिंच सकता है। ट्रंप की धमकी नंबर 4, अगर एक भी अमेरिकी सैनिक या मुझ पर हमला हुआ तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप की धमकी नंबर 5, ईरान के अंत के साथ पिछली सरकारों की गलती का भी अंत करेंगे। ट्रंप की धमकी नंबर 6, ईरान अब मलबे का ढेर है, सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। ट्रंप के इन 6 बयानों में 2 बयान तेहरान के सीने पर तीर की तरह चुभे। We sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. सुपर पावर की इन धमकियों से ईरान झुका नहीं और आक्रामक हो गया। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलकर ईरान पर अब तक 2000 से ज्यादा हवाई हमले किए। अब तक 4000 से ज्यादा घातक गोला बारूद ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सेंटर्स और मिसाइल सिटीज पर गिराए जा चुके हैं। ईरान के हमलों में अब तक 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, कई जख्मी। अब तक की जंग में अमेरिका के अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण का नुकसान हो चुका है। तो क्या जंग की यही विभीषिका सुपर पावर को साधना और प्रार्थना के जरिए शांति पथ पर ले जा रही है? क्या इन प्रार्थनाओं से उठने वाली शांति तेहरान में धधक रहे बारूद को शांत कर पाएगी, या फिर ट्रंप का शांत चेहरा उस तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो अगले 24 घंटों में ईरान का भूगोल बदलने वाला है?